आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म, जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण, यसद लेपन और एनोडीकरण। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एनोडीकरण ये क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो होगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म ना ऑप्शन में एक नंबर पूछता है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, कौन प्रबल भस्म है। और इसमें आप लोग प्रबल और दुर्बल दोनों बात देता है, लेकिन हम लोग अगर प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के एग्जाम्पल याद रखेंगे तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म ऑटोमेटिक याद रहेगा, क्योंकि प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल और स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है वो बहुत कम होता है। तो कम होता है तो इसको याद करना ज्यादा आसान है। तो इसका सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल कि हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी और H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एंड HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल जो होता है, ये सब प्रबल अम्ल होते हैं। ये तीनों आप याद रखिएगा, ये भी तीनों पूछा हो कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, तो तीनों ऑप्शन में था तो इसमें से सभी मार देंगे। ठीक है, पहला बात ये हो गया। देखिए, दूसरा बात ये होता है कि ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ देता है कि अधातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, यहां पर दे देता है कि धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं। धातु के ऑक्साइड, आ से अधातु होता है, आ से अम्ल होता है, तो अधातु के ऑक्साइड को अम्लीय कहते हैं, मतलब अम्ल होता है। कहने का मतलब यह है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। लेकिन एग्जांपल इसका समझिए, तो पहले एग्जांपल क्या होगा, तो CO2 SO2 PO4 ये सब एग्जांपल होगा। लेकिन यहां पर आप हंसिएगा, क्या कह देगा कि CO NO ये सब क्या है, ये सब अम्लीय ना होता है। इसके लिए एक शर्त है कि ऑक्सीजन की मात्रा या तो 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। तब उस हिसाब से क्या होता है, तो ये होता है से भाई साहब उदासीन होता है। ये भी सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये बात आपको समझ में आ रहा है कि प्रबल अम्ल को एग्जाम्पल हमको 3 को केवल ध्यान में रखना है। लेकिन इन दोनों की बात करें, ये भी धातु का ऑक्साइड है, लेकिन ये होता है उदासीन। तो इस बात का हमको ध्यान रखना, ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा 2 से अधिक रहेगा, तभी जाके उसको अम्ल कहेंगे। लेकिन प्रबल भस्म की उदाहरण की बात करेंगे तो प्रबल भस्म कैसे होगा, तो देखिए धातु के हाइड्रोक्साइड होता है ना, NaOH KOH, उसके बाद आ आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल 2, इसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम OH के होल 2। ठीक है जी, ये सब 4 एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पोटेशियम सबसे ऊपर आता है। याद कीजिए कि धातुओं की क्रियाशीलता समूह बताए थे, कनका मांगे आलू जिंक, इस तरह से। तो सबसे ज्यादा प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है KOH, फिर NaOH, फिर CaOH के होल 2, फिर MgOH के होल 2। अब सोचिए ना, जब ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये सब हमको ध्यान रहेगा। तो जब दुर्बल भस्म पूछेगा तो ऑटोमेटिक मार देंगे। तो यहाँ पर धातु का ऑक्साइड, या धातु के ऑक्साइड जब अम्लीय होता है तो धातु के ऑक्साइड कैसा होगा, तो क्षारीय होगा, यानी भास्मिक होगा। देखिए भस्म का एक और वर्ड होता है क्षारीय, ये भी ध्यान देना है। ठीक है जी, आपको बस अब कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, ये सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे क्लासरूम में। ओके, अब यहाँ पर एक बात और है, जैसे ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय होता है। क्षारीय होता है तो दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 दे देता है, CO दे देता है, PO4 दे देता है। तब कौन क्षारीय होता है, मतलब धातु के ऑक्साइड भी तो रहेगा तो क्षारीय हो ही जाएगा। तो लेकिन ये धातु के ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो धातु का ऑक्साइड है तो क्षारीय हो जाएगा। तो ऐसे भी ऑप्शन में देता है अम्लीय, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से, यानी और अम्लीय और क्षारीय वाला बात से। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब प्रबल अम्ल तो ठीक है, अब दुर्बल अम्ल भी पहचानने का एक तरीका होता है कि जिस यौगिक में कार्बन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही वह दुर्बल अम्ल होगा। जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना ही कमजोर अम्ल होगा। लेकिन दुर्बल भस्म हम कैसे पहचानेंगे, तो धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में धातु जितना नीचे रहेगा, ध्यान से सुनना है, धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में धातु जितना नीचे रहेगा उतना ज्यादा वह दुर्बल भस्म होगा, यानी दुर्बल क्षार होगा।
तो दोनों समझ में कि प्रबल और दुर्बल कैसे पहचानेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं जास्तीकरण या गैल्वेनीकरण या सदलेपन। ये बकुलवा 3 गो नाम रख ले हैं, जास्तीकरण, गैल्वेनीकरण या सदलेपन, और तीनों के तीनों वर्ड यूज होता है। तो देखिए जस्ता से जिंक होता है, जिंक होता है ना, तो जिंक यानी जास्तीकरण और गैल्वेनीकरण या सदलेपन कहते किसको है, तो किसी भी धातु ना, कोई अगर धातु है इसके ऊपर क्या कीजिए कि जस्ता का लेप चढ़ा दीजिए। क्या करना है, जस्ता का लेप यानी जिंक का लेप चढ़ा दीजिए। ये जिंक का लेप करना ही या सदलेपन या गैल्वेनीकरण या जास्तीकरण कहलाता है। वर्ड से ही पता चल जाता है, जास्तीकरण से जिंक, गैल्वेनी से भी जिंक लग रहा है, यसद का मतलब होता भी जिंक ही है। इस बात आपको समझ में आएगा। लेकिन एनोडीकरण से आपको एल्युमिनियम लग रहा होगा, एनोडीकरण एल्युमिनियम आपको लग रहा है, तो आपको क्या लगता है, किसी भी धातु के ऊपर एल्युमिनियम की परत चढ़ा देना एनोडीकरण कहलाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एनोडीकरण कहते हैं किसको, तो जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम धातु है ना, इसको अगर खुले वातावरण छोड़िएगा तो क्या करता है कि बाहरी परत पर धातु के ऑक्साइड बना लेता है, अपने ही धातु मतलब एल्युमिनियम के ऑक्साइड बना लेता है। अब ये ऑक्साइड एल्युमिनियम को संक्षारित होने से यानी जंग लगने से बचाता है। इसी क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। बॉडी लेकिन को ऐसा लगता है कि जास्तीकरण में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो एनोडीकरण में एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। तो ये भैया आप कंफ्यूजन से दूर रहिएगा, ऐसा नहीं है। जास्तीकरण में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लेकिन एनोडीकरण में जिंक की परत न चढ़ती है बल्कि खुद जिंक अपने ऊपर परत चढ़ा लेती है, जैसा कभी ठंडा में आप लोग चढ़ेले होंगे। तो जास्तीकरण एनोडीकरण से कंफ्यूजन आपको दूर होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो इस तरह की चीजों को ध्यान रखिएगा तो आपको गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।